हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं, राइट। और ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। लास्ट वीडियोस में हमने बायोटेक्नोलॉजी के अदर जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने इसके अनदर पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी जो मेडिकल सीरीज़ है वहाँ से आप पूरी की पूरी सीरीज़ हमारी चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये कुछ स्टेप्स को इन्वॉल्व करती है। मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में चलते हैं, राइट। उनको फॉलो जब हम करते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, राइट। हमें जो डीएनए है, क्योंकि देखिए हमें क्या चाहिए, हमें डीएनए चाहिए, तो हमें सबसे पहले उसको आइसोलेट तो करना पड़ेगा, राइट। जो सेल्स हैं उनमें से हमें डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये हम लास्ट की वीडियोस में देख चुके हैं कि किस तरह से किया जाता है, राइट। और नेक्स्ट क्या है, तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता ही है कि डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को हमें आइसोलेट करना पड़ता है। उसके बाद हमें एक वेक्टर के साथ या प्लाज्मिड के साथ उसको लाइगेट करवाना पड़ता है, राइट, जोड़ना पड़ता है। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि अब जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ है वो कहाँ चला जाए, होस्ट सेल के अंदर चला जाए। तो नेक्स्ट स्टेप यही होगा। उसके बाद जब होस्ट सेल के अंदर वो चला गया तो अब हमें क्या है, एक लार्ज स्केल पे हमें एक ऐसा मीडियम तैयार करना पड़ेगा जिसमें हम उन होस्ट सेल्स को कल्चर कर सकें, राइट। उनके लिए ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट बना सके कि वो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसकी वो बहुत सारी कॉपीज़ बना सकें। और लास्ट में हमें क्या करना है कि हमें अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, राइट। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही चलते हैं, राइट। हम किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी स्टेप में गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो ख़राब हो जाएगा, राइट। तो लास्ट ही वीडियो में हमने, या इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात की थी कि जिसमें एक प्लाज्मिड होता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम यूज़ करते हैं और वो स्पेसिफिक साइट्स पे जा कर के कट करता है। और दूसरी ही तरफ हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देन हम दोनों को, जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको और साथ में जो प्लाज्मिड हमने लिया है, उनकी जो स्पेसिफिक साइट जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया है, तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ पे लाइगेट कर देते हैं डीएनए लाइगेज की मदद से, राइट। और उसके बाद हमारा क्या है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है जिसके पास हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। तो पूरा का पूरा खेल जो है वो यही इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस है। लेकिन हम ये पूरे स्टेप्स जानेंगे कि किस तरह से प्लाज्मिड वेक्टर पे स्पेसिफिक साइट्स पे कट हो रहा है, किस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है वो है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि किस तरह से हम जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करेंगे, राइट। तो अगर हमें देखिए, अगर हमें डीएनए को कट करना है, राइट, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। लेकिन ये तभी काम करेगा जब डीएनए हमारे पास प्योर फॉर्म में होगा। मतलब कि डीएनए के पास कोई और अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं जुड़े होंगे। डीएनए हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, तभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो अपना काम सही से करेगा। तो हमें पता है कि जो डीएनए है वो कहाँ पड़ा है। तो अगर ये सेल है, सेल की न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा होता है। उसके साथ ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है और मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं करता है। और अगर हमें उसे क्रॉस करवाना है तो हम डाइवेलेंट आयंस के साथ उसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, राइट। जैसे कि हमने लास्ट ही वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम की बात की थी, राइट। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम ना करवाएं
तो उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो हमें इस पूरे सेल को तोड़ना पड़ेगा, हमें इस सेल को लाइसिस करना पड़ेगा, सेल लाइसिस करना पड़ेगा कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो इसके साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस में, वो सभी के सभी चीज़ें जो है वो बाहर आ जाए, राइट। और ये मैक्रोमोल्स क्या होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होंगे, तो ये आरएनए हो सकता है, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स, राइट, ये कुछ भी हो सकता है जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब ये हमें मिलेगा कैसे, मतलब हम सेल को तोड़ेंगे कैसे, तो देखिए अगर बैक्टीरियल सेल है या प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, इसको हम किस तरह से लाइसिस कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो एंजाइम्स की मदद से। अगर बैक्टीरियल सेल है तो हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, लाइसोजाइम। अगर प्लांट सेल है तो उसकी सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, सेल्यूलोज, हमें पता है, तो हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, सेल्यूलेज, जो कि सेल्यूलोज से बनी दीवार को, सेल वॉल को डिग्रेड कर देगा। उसी तरह से फंगस है तो फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, तो इसके लिए हम काइटिनेज का इस्तेमाल करेंगे, राइट। उसके बाद ये जब हमने पूरा सेल लाइसिस कर लिया, सारा का सारा मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो बाहर आ गए, अब हमें ये पता है ऑलरेडी कि जो जीन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें बताए कि इस तरह से जो डीएनए होता है उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती है, राइट। तो अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो ये हमारा डीएनए है ये कुछ प्रोटीन्स के ऊपर इंटरवेनेंट होता है। मतलब कि इंटरवेनेंट का मतलब है इस तरह से, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये लिपटा हुआ है, राइट, ये लिपटा हुआ है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, ये होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट। ये जो आप बॉल की शेप में देख रहे हैं, इस तरह से प्रोटीन्स होती है, इनके ऊपर जो है वो लिपटा होता है डीएनए हमारा, और इन प्रोटीन्स को हिस्टोन्स कहा जाता है, राइट। उसके बाद अब जो बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनसे हमें अपना डीएनए अलग करना पड़ेगा। तो डीएनए को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर वहाँ पे आरएनए है तो हम आरएनए का ट्रीटमेंट किससे करवाएंगे, राइबोन्यूक्लियस से, जिससे क्या होगा कि वो आरएनए को वहाँ से रिमूव कर देगा। और अगर प्रोटीन्स हैं, राइट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम यूज़ करेंगे, जिससे कि वो वहाँ से प्रोटीन्स को रिमूव कर देगा, राइट। इसी तरह से जो भी वहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स यूज़ करेंगे, ताकि हमारे पास क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए आए। और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हम जो डीएनए है उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, तो हम वहाँ पे ऐड करते हैं चिल्ड एथेनॉल, ताकि वो जितने भी चीज़ें हैं उनको प्रेसिपिटेट आउट कर दे, राइट, मतलब कि निकाल करके बाहर फेंक दे। और ये आप याद रखेंगे कि हम क्या यूज़ करते हैं, चिल्ड एथेनॉल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान में रखेंगे आप, राइट, कि अल्टीमेटली जब हमें डीएनए की प्योर फॉर्म चाहिए एट द लास्ट, तो हम चिल्ड एथेनॉल का यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी जो भी अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनको प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। प्रोटीन है तो प्रोटीज एंजाइम यूज़ करेंगे, और आरएनए है तो उसके लिए हम राइबोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा हो गया आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए अब आ चुकी है। नेक्स्ट चलेंगे कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें क्या है, डीएनए को कट करना है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये इंक्यूबेशन वाला लास्ट ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से इंक्यूबेशन की जाती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ डीएनए मॉलिक्यूल की, राइट। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे इनको रखा जाता है और कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, और जो यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो किस तरफ भागेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब कि एनोड की तरफ भागेगा, राइट। और जो ये प्रोसेस है ये वेक्टर्स के लिए भी रिपीट किया जाता है, लेकिन सबसे पहले हमें जो डीएनए चाहिए, जिसका हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक लोकेशन पे कटिंग हो, उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, तो अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो जल्दी भागेंगे, आगे होंगे, और जो लंबे वाले फ्रेगमेंट्स हैं वो पीछे होंगे, राइट। तो हम अगर साइज़ बेस्ड चाहते हैं कि हमें इतने साइज़ का डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, तो हम यहाँ से आसानी से आइसोलेट कर लेंगे जिस भी साइज़ का हमें स्पेसिफिक डीएनए चाहिए, प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए चाहिए, राइट। उसके बाद जो डीएनए है, राइट, इसको कट करने के बाद सेवरल प्रोसेसेस जो है वो किए जाते हैं इसकी जॉइनिंग के लिए, राइट। हमने एक डीएनए लिया, उसको हमने स्पेसिफिक साइट्स पर से कट कर लिया, राइट। और जो हमने वेक्टर लिया है, क्योंकि देखिए हमने लास्ट ही बात क्या की थी कि हमें डिज़ायर्ड डीएनए चाहिए, राइट। तो डिज़ायर्ड डीएनए को भी हम कट करके निकालेंगे, और जो प्लाज्मिड था उस पर से भी स्पेसिफिक साइट पर से कट हो रहा है, क्योंकि हमें डिज़ायर्ड डीएनए को वहाँ पे जोड़ना है। तो दोनों में हमारी हेल्प कौन कर रहा है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट। जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ हो रहा है, और वेक्टर के स्पेसिफिक साइट्स पर जा करके कट करने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद दोनों को जोड़ने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास प्लाज्मिड आ गया है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम हम यूज़ करते हैं? तो डीएनए लाइगेज हम यूज़ करते हैं, राइट। और इससे क्या होगा, जब डीएनए लाइगेज इन पूरे को जोड़ देगा तो हमारे पास क्या है? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन करके आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने कर लिया, और स्पेसिफिक साइट्स पे जो हमने कट करना था वहाँ के लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर इस छोटे से पिक्चर से हम समझना चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं। जिस तरह से ये ब्लैक ब्लैक क्या है, तो ये हमारी रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफिक साइट्स हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जा करके कट करेगा। तो आप पहली पिक्चर में देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारी साइट्स हैं, स्पेसिफिक साइट्स हैं। और नेक्स्ट वाली पिक्चर में जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो कट हो चुके हैं, राइट, वो दोनों कट हो चुके हैं। और क्या बचा अब हमारे पास? तो स्टिकी एंड्स बच गए, राइट। स्टिकी एंड्स के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जब इस तरह से कट करके जो एंड्स बच जाते हैं जहाँ पे कुछ जुड़ा नहीं है, उनको ही स्टिकी एंड्स कहा जाता है। और ये दोनों आपस में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इमेज में हम देख रहे हैं, नेक्स्ट डायग्राम में, नेक्स्ट स्टेप में, कि अब क्या हमारे पास बन करके आ गया, ये स्टिकी एंड्स आपस में जुड़ गए और हमारे पास क्या बन गया? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, राइट। तो ये एक छोटा सा इमेज है जिससे आप याद रख सकते हैं कि क्या हो रहा है। स्पेसिफिक साइट्स पर जा करके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, वहाँ पे स्टिकी एंड्स छूट गए, और स्टिकी एंड्स आपस में जा करके कनेक्ट हो गए, और हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन करके आ गया, राइट। और जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? लाइगेज, डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट चलते हैं, तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो अब हम पूरी पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन की बात करने वाले हैं, पीसीआर किस तरह से होता है, राइट। तो इस रिएक्शन में बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं जीन की, राइट, या फिर डीएनए की। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट या जो डीएनए हमने चूज़ किया था उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनती हैं। इन विट्रो का मतलब है हमारी स्टेबल कंडीशंस के अंदर, मतलब हम ये चीज़ जो है वो खुद आर्टिफिशियली कर रहे हैं लेबोरेटरी में, ऐसा एनवायरनमेंट बना करके, राइट। अब यहाँ पे हमारा एडिशनल चीज़ क्या है कि हम यहाँ पे 2 प्राइमर्स का यूज़ करते हैं, राइट। प्राइमर्स क्या है वो हम आगे जानते हैं। सिंपल सी आप बात याद रख लीजिए कि ये स्मॉल सा एक सिंथेसाइज्ड केमिकली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट। एक इस तरह से अगर आप पिक्चर देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको ही जो हमारा प्राइमर है वो कहा जाता है, ठीक है। तो स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, और ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए के, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि अगर मैंने मलयालम लिखा था तो मलयालम को अगर आप यहाँ से पढ़ें तो भी सेम है, और यहाँ से पढ़े तब भी सेम है। इसी तरह से हमारा डीएनए भी होता है कि अगर यहाँ से शुरू हो रहा है 5' to 3', तो ये नीचे वाला स्ट्रैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब कि ये होगा 5' to 3', राइट। अगर यहाँ पे ए जुड़ा है तो नीचे ए के साथ क्या जोड़ता है? टी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, राइट। अगर जी है तो जी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या जुड़ेगा आकर के? सी,
राइट। तो इसी तरह से हमारा डीएनए भी जो डीएनए है वो कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आकर के जुड़ते हैं, और ये जो हमारा स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होगा जिसको कि हम प्राइमर कह रहे हैं, ये भी डीएनए के रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा, तभी ये जुड़ेगा वहाँ पे, राइट। देन यहाँ पे आकर के काम कौन करेगा, इसको एक्सटेंड कौन करेगा, क्योंकि अब हमें अपना पूरा जो हमारा डीएनए है उसका स्टैंड पूरा करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे काम करेगा, राइट। तो हम इसको इस पिक्चर की मदद से ही समझते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हमारे पास एक डीएनए था, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको डीनेचर किया हमने। डीनेचर कैसे किया, तो हमने हीट दिया और डीनेचर हो गया ये, मतलब कि इस तरह से दो स्ट्रैंड थे, ये दोनों अलग अलग हो गए, राइट। ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स जो थे वो अलग हो गए। और यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो आप देख रहे हैं, राइट, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ही हैं, जिनको कि हम प्राइमर कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है प्राइमर्स, राइट। अब प्राइमर्स जब हमने जोड़ दिए तो यहाँ पे इनको एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि ये एक्सटेंड होगा तभी तो हमारा न्यू स्ट्रैंड बनेगा, राइट। ये सिंपल सी अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से एक डीएनए था, इन दोनों को अलग किया हीट करके, तो ये इस तरह से यहाँ पे न्यू डीएनए बना और यहाँ पे भी न्यू डीएनए बना। तो ये एक स्ट्रैंड तो हमारे पास ऑलरेडी था जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, दूसरा कैसे बन रहा है, जो दूसरा बन रहा है वो इस प्राइमर की मदद से ही बन रहा है, राइट। तो ये प्राइमर हमने यहाँ पे ऐड किया। अब ये जो पूरा स्ट्रैंड है इसको कंप्लीट कौन करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज करेगा, राइट। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हीट पर जो काम करने वाला हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, तो वो होता है टैक पॉलीमरेज, ठीक है। क्योंकि ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब कि ये हीट पर भी अच्छे से काम कर सकता है। बाकी अगर आप डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हीट की मदद से जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उनको काम करने के लिए उनका टेम्परेचर उनके हिसाब से एनवायरनमेंट चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पे टैक पॉलीमरेज काम करेगा, जो कि किस बैक्टीरिया से आया है, किस बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया है, तो थर्मस एक्वाटिकस, राइट। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम है, उस पर से इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया है और इसको पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, राइट। अब टैक पॉलीमरेज ने क्या किया कि यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स थे उनको ऐड किया और दोनों जो स्ट्रैंड है उनको एक्सटेंड किया। तो तीसरा यहाँ पे जो स्टेप है वो है एक्सटेंशन, राइट। पहला क्या था, डीनेचर, जिसमें हमने स्ट्रैंड को हीट करके तोड़ा था, ये दो अलग अलग भागों में हमने इसको डिवाइड किया था। उसके बाद जब हमने यहाँ पे प्राइमर्स ऐड किए, राइट, प्राइमर जब हमने ऐड किए तो कौन सा प्रोसेस शुरू हुआ, एनीलिंग, मतलब कि जोड़, ठीक है, किसी चीज़ का जोड़ जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ, एनीलिंग मतलब जोड़ना। और उसके बाद टैक पॉलीमरेज एंजाइम आया और उसने इन स्ट्रैंड्स को जोड़ना शुरू कर दिया, मतलब कि पूरा करना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रैंड्स हैं वो थोड़े से कंप्लीटेड लग रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, एक्सटेंशन, प्राइमर्स का एक्सटेंशन उसने करना शुरू किया। और 30 साइकिल्स करने के बाद हमें क्या है, एक एम्पलीफाइड डीएनए जो है वो हमारे पास आ गई, काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ जो है वो हमारे पास बन करके आ गई, राइट। ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू हम बिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो है वो बना सकते हैं और बिलियन टाइम्स इसकी हम एम्पलीफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। एम्पलीफिकेशन क्या है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा बार सेम प्रोसेस को करना या किसी चीज़ को बढ़ावा देना, राइट, एम्पलीफिकेशन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है पीसीआर का, आप याद रखेंगे 3 स्टेप्स में होता है। डीनेचुरेशन होती है, पहले हमने एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिया, उसको 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स में तोड़ दिया हीट करके। देन हमने प्राइमर्स ऐड किए, दोनों स्ट्रैंड के वो कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। उसके बाद टैक पॉलीमरेज आएगा, ठीक है, टैक पॉलीमरेज आया और उसने क्या किया, एक्सटेंशन शुरू कर दी, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना शुरू किया दोनों प्राइमर्स को पूरा करने के लिए। तो एक्सटेंशन हुई और उसके बाद हमारे पास क्या है, एम्पलीफाइड जो बिलियन ऑफ टाइम्स जो हमारे पास कॉपीज़ बन करके वो आ गई, राइट। तो 30 साइकिल्स के बाद हमारे पास
बन करके आ जाएगी, राइट। तो ये आप छोटा सा प्रोसेस है, इसको याद रखेंगे, कुछ इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने आपको काफ़ी डीप में बता दिया है, राइट, कि टैग पॉलीमरेज किस बैक्टीरियम से आइसोलेट किया गया है, तो थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए की काफ़ी कॉपीज़ भी बन गई, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसका इंसर्शन हो जाए कहाँ पे, होस्ट सेल के अंदर। यही तो हम कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम किसके अंदर डाल रहे हैं, होस्ट सेल के अंदर, राइट। तो बहुत सारे मेथड्स इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, जिससे कि जो रेसिपिएंट सेल है, सबसे पहले तो उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। कॉम्पिटेंट जब हमने बनाया तो कॉम्पिटेंट का मतलब आप लोगों को पता ही है कि ऐसा एक सेल जो कि हमारे डीएनए को लेने के काबिल है, राइट, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने के काबिल है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर क्या है, अब हमें देखिए जीन ऑफ रेजिस्टेंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। लास्ट ही वीडियोस में हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स की बात की थी, राइट। तो अगर यहाँ पर अगर ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये रेड कलर है ये हमारा है जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे एम्पीसिलिन के रेजिस्टेंट है ये, राइट। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मर्स और नॉन ट्रांसफॉर्मर्स को अलग करना होता है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ वही चाहिए जिन सेल्स के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सिलेक्टेबल मार्कर को भी यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब कि एक जीन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक जीन रेजिस्टेंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ, राइट। और अब ये हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये ट्रांसफ़र होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको हमने कहाँ डाल दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, राइट। अब जैसे ही इसको हम कल्चर करवाएंगे, ठीक है, एगरोस जेल, जिस एगरोस जेल के ऊपर हम इसको कल्चर करवाएंगे जो कि एम्पीसिलिन जिसने लिया हुआ है, राइट, मतलब ऐसा एगरोस जेल जहाँ पे एम्पीसिलिन है, जिसके अंदर क्या है, एम्पीसिलिन पड़ा हुआ है। और हमने डीएनए में क्या ऐड किया है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, मतलब कि ऐसी जीन जो कि एम्पीसिलिन के ऊपर प्रेजेंट हो गया अगर वो, तो उसको एम्पीसिलिन के होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अब क्या होगा, ये हमने क्यों करवाया है, कैसे ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग करेगा। तो देखिए जब हमने यहाँ पे एम्पीसिलिन वाला एगरोस जेल जो है वो यहाँ पे लिया हुआ है, जिसके ऊपर हम अब बैक्टीरिया को कल्चर करवाने वाले हैं, तो जिन बैक्टीरियाज के पास हमारा ये रेजिस्टेंट जीन होगा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा, वो जो बैक्टीरिया हैं वो सभी के सभी बच जाएंगे, राइट। वो सभी के सभी ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होंगे वो ग्रो करेंगे, लेकिन जिनके पास ये नहीं होगा वो मर जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो जिनके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा वो मर जाएंगे, और जिनके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वही हमारे पास सिर्फ हमारे पास आएंगे, राइट। सीधी सी बात ये है कि हमें वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए जिनके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और उनके साथ ही साथ हमने क्या है, एक एम्पीसिलिन जीन रेजिस्टेंट भी ऐड की हुआ है। तो अगर ये एम्पीसिलिन मीडियम पर अगर कोई ऐसा डीएनए आ जाता है जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, या फिर उसके पास ये रेजिस्टेंट जीन नहीं है, तो वो मर जाएगा, राइट, क्योंकि एम्पीसिलिन किल कर देगा उनको। और जिनके पास रेजिस्टेंट जीन होगी, मतलब कि उनके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो हमें सिर्फ वही जो प्योर फॉर्म है वो मिलेगी, वही ट्रांसफॉर्मेंट्स मिलेंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए, राइट। तो अब हमारे पास बहुत सारी क्लोन्स जो हैं वो बन करके हमारे पास आ जाएंगे इस कल्चर में, और हमारे पास क्या होगा, डिज़ायर्ड डीएनए होगा। तो ये जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ये क्या है, तो ये सेलेक्टेबल मार्कर है,
इनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग कर सकें, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स चाहिए। हमारे को क्या चाहिए कि सिर्फ हमारा प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब फॉरेन जीन प्रोडक्ट क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो कैसा चाहिए, हमें चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा आए हमारे पास, राइट। इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। अब क्योंकि लेबॉर्ट्री बेसिस पे, तो हम ये, अगर हम इसको लेबॉर्ट्री बेस पे कर रहे हैं तो ये कैसा होगा, स्मॉल स्केल होगा। लेकिन अगर हम इसको इंडस्ट्रियल बेस पे कर रहे हैं तो ये कैसा होगा, लार्ज स्केल होगा, राइट। तो दैट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें कैसी प्रोडक्शन चाहिए, राइट। अब सिंपल सी एक बात है कि जो कल्चर्स हैं उनको डिज़ायर्ड प्रोटीन लेने के लिए, राइट, हमारा डिज़ायर्ड प्रोटीन आए तो हम क्या करवा रहे हैं, हम कल्चर करवा रहे हैं, राइट। तो कल्चर्स को हम यूज़ करते हैं कि हमारा डिज़ायर्ड प्रोटीन हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब हमने सेल्स को कल्चर कर लिया, राइट, उसके बाद हम कुछ सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास होता है। तो अब ये कल्चर क्या है इसको देख लेते हैं। तो देखिए मोस्टली क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस कल्चर यूज़ किया जाता है, राइट। और अगर लेबोरेटरी उस पर बात किया जाए तो बहुत सारे कल्चर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कल्चर की बात कर रहे हैं, राइट। तो देखिए होता क्या है कि ये कल्चर कॉन्टिन्यूस कल्चर है क्या। तो अगर हमने लास्ट में जैसे हमने अब एक्सट्रैक्ट कर लिया हमारा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने होस्ट सेल में डाल दिया, होस्ट सेल को हमें कल्चर करवाना पड़ेगा, मतलब कि उनको ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि इस तरह से अगर एक ग्राफ की मदद से अगर हम समझना चाहें तो ये उनकी ग्रोथ रहेगी, राइट। जो होस्ट सेल्स हैं उनकी ग्रोथ रहेगी। तो स्टार्टिंग में कैसी होगी कि जब हमने उनको कल्चर करना शुरू किया, यहाँ पे हमने उनको सब एयर, फूड जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड करवाया, तो इनकी ग्रोथ कैसी रहेगी, थोड़ी धीमी रहेगी। लेकिन जब वो उसके यूज टू हो जाएंगे, मतलब जब उनको सभी चीज़ें जो है वो फेवरेबल लगने लगेंगी उनके कंडीशंस के हिसाब से, तो ये काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। लेकिन जब उस कल्चर में बहुत सारी भीड़ हो जाएगी, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि वो गंदगी भी वहीं पे, उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी वहीं पे हैं, राइट। तो एक टाइम पर आ करके ये ग्रोथ रुक जाएगी और स्टेबल ऐसे चलना शुरू हो जाएगी, राइट। और एक टाइम पे आ करके क्या होगा कि वो, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन वो लोग कंज्यूम कर चुके होंगे, तो अब वहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो क्या होगा, ये जो है ग्रोथ वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी और इस तरह से पूरा कल्चर या पूरे बैक्टीरिया जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अब इस चीज़ को कवर अप करने के लिए हम कॉन्टिन्यूस कल्चर का यूज़ कर रहे हैं, राइट। ये तो मैंने जनरल बताया कि इस तरह से होता है। कॉन्टिन्यूस कल्चर में हम क्या करेंगे कि जब हमने होस्ट सेल को ऐड ऑन किया था, राइट, तो उसके लिए हमें, अगर हमें उसकी ग्रोथ जो है वो हमेशा बरकरार रखनी है, तो हमें क्या चाहिए कि उसकी गंदगी भी साफ़ होती रहे टाइम टू टाइम, और जो उसको न्यूट्रिशन है वो भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। तभी ये ग्रोथ जो है वो चलती रहेगी, जब तक हमें जो जितनी हमारी डिज़ायर है उतनी चीज़ हमें मिल नहीं जाती, राइट। तो इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए कॉन्टिन्यूस कल्चर में एक साइड से फ्रेश मीडियम ऐड किया जाता है, राइट, और दूसरी साइड से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है। इसी को कॉन्टिन्यूस कल्चर कहते हैं कि हम सेम ही टाइम पर, राइट, ये कल्चर हो रहा है अगर, तो एक तरफ से हम जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं कल्चर को जो भी उसको चाहिए, राइट, और दूसरी तरफ से हम क्या है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ड्रेन करवा रहे हैं ताकि जो इसकी ग्रोथ है वो बनी रहे। और इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा लार्ज बायोमास जो है वो हमें यहाँ से मिलता है। जो भी हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोटीन है, जो हमारे डिज़ायर्ड प्रोटीन जो हमें चाहिए, उनका लार्ज बायोमास जो है वो हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर ये है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब ये कॉन्टिन्यूस जो कल्चर है ये हम किस में करवाएंगे, राइट। तो इसके लिए अगर लार्ज स्केल की बात की जाए तो बायोरिएक्टर्स का यूज़ होता है, राइट। अगर हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ चाहिए तो हम किसका यूज़ करेंगे, बायोरिएक्टर्स का यूज़ करेंगे। तो ये पिक्चर में है बायोरिएक्टर,
राइट। और ये कितने वॉल्यूम्स तक का जो मास है, बायोमास है, वो प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसकी कैपेसिटी होती है 100 to 1000 लीटर्स तक, राइट। इसमें 100 to 1000 लीटर्स तक का जो कल्चर है वो हम प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो ये बायोरिएक्टर है क्या, तो ये एक वेसल की शेप में होता है। जिस तरह से हम खाना बनाने के लिए बर्तन यूज़ करते हैं, उसी तरह से अब यहाँ पे हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोटीन लेने के लिए इस वेसल को यूज़ करना पड़ता है, जिसका नाम है बायोरिएक्टर, राइट। अब ये करता क्या है कि जो रॉ मटेरियल है उसको बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर देता है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, राइट। जैसे कि कोई एंजाइम हो गया या फिर ये कुछ भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे किया क्या जाएगा कि यहाँ पे प्लांट सेल, ह्यूमन सेल या एनिमल सेल जो भी है, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे और कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन करके आ जाएगा, जो भी हम बनाना चाहते हैं, राइट। अब ये इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये इस तरह से डिज़ाइन होता है कि यहाँ पे आप उसको जो जो सेल्स आप जिनको कल्चर करवाना चाहते हो, ये उनको ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकता है, राइट। अगर उसको टेम्परेचर चाहिए तो ये टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अगर इसको पीएच चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ को पीएच तो चाहिए ना। हमने देखा था कि माइक्रोब्स जो है वो स्पेसिफिक पीएच पे ग्रो करते हैं। कुछ माइक्रोब्स एसिडिक पीएच पे ग्रो करते हैं, कुछ माइक्रोब्स बेसिक पे, और कुछ जो है वो न्यूट्रल पे, राइट। तो हमें पीएच तो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि सेल्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं। उसके बाद सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन जो भी इसको चाहिए वो सब कुछ जो है वो हम बायोरिएक्टर के थ्रू इसको स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में इसको चाहिए, राइट। और ये कैसे, इसकी शेप कैसी होती है, तो ये यूजुअली सिलेंड्रिकल शेप का होता है, राइट। और इसका कर्व्ड बेस होता है, मतलब कि इस तरह से मुड़ा हुआ इसका बेस होता है, ताकि ये जो मिक्सिंग है जो पूरे कल्चर की वो अच्छे से हो सके, राइट। ये जो बीच में आप बैफल्स देख रहे हैं ये इसीलिए है ताकि आप मिक्स कर सके। जिस तरह से हम स्पून से कोई चीज़ मिक्स करते हैं अपने कप में, ठीक है, तो उसी तरह से ये बैफल्स जो है वो यहाँ पे मिक्सिंग के लिए यूज़ होते हैं। स्टीयरिंग फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो हर एक जो हमारे सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अच्छे से मिलेगी, राइट। स्टीयरिंग का फ़ायदा ये है, अब क्योंकि ये बीफ वैफल्स जो लगे हैं ये मैंने आपको बताया कि ये मिक्सिंग के लिए लगे हैं, स्टर करने के लिए लगे हैं। स्टीयरिंग की ज़रूरत क्या है, क्योंकि देखिए एक के ऊपर एक सेल पड़े होंगे तो हो सकता है कि किसी सेल को सही अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले या कोई न्यूट्रिएंट ना मिले, तो हम इसको स्टिर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि इनको अच्छे से पूरी फैसिलिटी जो है, जो भी इनको चाहिए, जैसा भी इनको इन्वायरमेंट चाहिए, वो सब कुछ मिले, राइट। तो ये बायोरिएक्टर के थ्रू ही हम करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जब हम इनको स्टिर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत है वो भी हमें देखने को मिल सकती है, कई बार फॉर्म आ जाती है, राइट। कई बार अगर आपने कॉफ़ी देखी होगी, अगर हम दूध गरम गरम डालते हैं तो क्या होता है, फॉर्म आ जाता है, राइट। उसी तरह से माइक्रोब्स के साथ भी होता है, राइट। तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, एजिटेटर सिस्टम है, उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सिस्टम है, पीएच कंट्रोल करने के लिए सिस्टम है। उसके बाद कुछ सैम्पलिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ से अगर हम इस तरह से, जैसे ये सैम्पलिंग पॉइंट है, तो यहाँ से अगर हम सैंपल लेना चाहें कि क्या चल रहा है अंदर, तो यहाँ से हम सैंपल भी ले सकते हैं चेकआउट करने के लिए कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, राइट। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये है एजिटेटर सिस्टम, राइट, जिससे कि हम क्या है, ये पूरा अंदर का जो वैफल है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मीडियम हम यहाँ से ऐड करते हैं, जो हमें सेल्स कल्चर करना है उनको हम यहाँ से ऐड करेंगे। उसके बाद ये एयर ऑक्सीजन कंट्रोल के लिए, ठीक है। उसके बाद सबमर्ज एजिटेटर, तो ये क्या है, अच्छी मिक्सिंग के लिए, राइट। ये मतलब सारी की सारी क्या है कि सिर्फ कल्चर को सपोर्ट करे चीज़। थर्मल जैकेट है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, सेंसर्स हैं, ठीक है। उसके बाद सिस्टम मॉनिटर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी बना करके हमें देती है, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं तो वो इसी तरह से ऐसे ही कल्चर्स में, ऐसे ही बायोरिएक्टर्स में बन करके मार्केट में आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो अब हमारे पास पूरा सैंपल बन जाने के बाद एक लास्ट प्रोसेस है जिसको कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहा जाता है, वो होती है, राइट। तो देखिए दो प्रोसेस होते हैं, एक होती है सेपरेशन और एक होती है प्योरीफिकेशन, कि जो हमारे पास चीज़ बन करके आई,
राइट। जो बायोरिएक्टर से हमने अब निकाल ली है चीज़, वो दो प्रोसेसेस के अंडर हो करके जाती है, सेपरेशन और प्योरीफिकेशन, राइट। अब सेपरेशन और प्योरीफिकेशन जब इकट्ठी होती है, एक साथ होती है, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग उसे कहा जाता है, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट्स को हम प्रेजर्वेटिव के साथ, राइट, या फिर कोई टेस्टिंग है, जैसे कि क्लिनिकल टेस्टिंग होती है दवाइयों की या खाने पीने वाली चीज़ों की, तो वो सारी की सारी प्रोसेसिंग यहाँ होती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। ये लास्ट प्रोसेस है, राइट। और ये कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम कोई ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर कोई ईटेबल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमें उसका क्वालिटी कंट्रोल का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उसको खाएंगे और ये उनके लिए सेफ़ होना चाहिए बिल्कुल, राइट। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में ये पूरा प्रोसेस होता है। तो जनरली अगर आप देखना चाहें कि क्या होता है, तो सॉलिड सेपरेशन, लिक्विड सेपरेशन होता है, उसके बाद रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन, प्योरीफिकेशन ऑफ बाय क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद फॉर्मुलेशन, राइट। तो इस तरह से प्योरीफिकेशन और सेपरेशन जब होती है एक साथ, राइट, ये सेपरेशन और प्योरीफिकेशन एक साथ हो रही है, तो ये क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, राइट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। बायोटेक्नोलॉजी हमारी पूरी जो है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है या कोई ऐसी टर्म है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।